जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी की है और जो आज परीक्षा देने गए हुए हैं। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 18 जून 2017 को। निश्चय ही प्रार्थना मैं उन्हीं के लिए करता हूं जिन्होंने तैयारी की है, जो सीरियस हैं और ईश्वर चाहता है कि वे इसमें सफल हों। वे चाहते हैं या नहीं, इसका महत्व नहीं है। ईश्वर चाहता है तो सही चाहता होगा, और ईश्वर नहीं चाहता है तो भी सही चाहता होगा। ये वीडियो भले ही मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, ये 1 साल बाद भी उतना ही वैलिड रहेगा। इसका कारण ये है कि मैं आपको परीक्षा पद्धति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। परीक्षा पद्धति जो है, इसमें ये सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन है, फिर इंटरव्यू है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही कंपलसरी हैं। दोनों पेपर्स में सबसे अधिक स्थान जो दिया गया है वो लोक प्रशासन और समाजशास्त्र विषयों से दिया गया है। मेरी सिलेबस एनालिसिस देख लीजिए आप। इसी वीडियो के नीचे 16 वीडियो के लिंक हैं, उनमें आप देख सकते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर्स हैं आज की डेट में। अगर अगले साल तक बदल गए तो वीडियो भी बदल दूंगा, बदलता ही रहता हूँ, वीडियोस तो चेंज होते रहते हैं। 9 पेपर्स हैं। जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं। इन चारों पेपर्स की मैंने एनालिसिस की है। सबसे ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भरा पड़ा है पूरा, और फिर सोशलॉजी का स्थान आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो है ही है, इनसे कोई मतलब नहीं। इनके आधार पर अगर आप जीएस के आधार पर अगर आप ऑप्शनल का चयन करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। जीएस के फर्स्ट पेपर के आधार पर, जो जीएस का फर्स्ट पेपर प्रिलिमिनरी एग्जाम में है, उसके आधार पर मेंस का सब्जेक्ट नहीं चुना जाता। जीएस के चारों पेपर देखिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन के नाम पर पहले ही वीडियो पड़ा हुआ है इंट्रोडक्शन में, इसी वीडियो के नीचे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी एक जगह है, हिस्ट्री एक जगह है, इकोनॉमिक्स एक जगह है, लेकिन लोक प्रशासन अनेक जगह है। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। आपकी इच्छा, लेना चाहें ले, ना लेना चाहें, मेरा कोई लीगल या नैतिक या मॉरल उत्तरदायित्व तो नहीं है कि आप मेरे कहने पे काम करें और फिर सफल ना हो। आप अपनी मर्जी चलाइए, बिल्कुल बेशक। या जिसकी चलाना चाहें उसकी चलाइए, चलती ऊपर वाले की है, ये बात तय है। तो देखिए, मेंस के हिसाब से प्री के, वो जो मेंस के हिसाब से जनरल स्टडी के तो हो गए 4 पेपर। फिर इसके बाद एक ऑप्शनल होगा, जो आप जो भी लेना चाहें, मेरी राय में पब्लिक एड। उसके 2 पेपर हो गए। एक सामान्य अंग्रेजी हो गया, जनरल इंग्लिश, जो पूरे हिंदुस्तान भर को जनरल इंग्लिश के रूप में ही देना है। एक हो गया एक भारतीय भाषा, वन इंडियन लैंग्वेज, जिसको कि हमारे आसपास के जो हिंदी प्रदेश हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह, इनके स्टूडेंट हिंदी लेना पसंद करते हैं। गुजरात का कैंडिडेट गुजराती लेना पसंद करेगा, पंजाब का पंजाबी लेना पसंद करेगा, बंगाल का बंगाली लेना पसंद करेगा, इत्यादि। और एक निबंध का पेपर है। 9 पेपर हैं। इसके बाद इंटरव्यू। अब मैं आपको वो एक्सपर्ट वाली बात बता रहा हूं, जो बात आपको जनरली कोई नहीं बता पाता। जनरली कोई क्यों नहीं बता पाता कि जो जहां तक पहुंचा है वहीं तक की बात बता पाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके पास विचार व्यक्त करने का कोई मौका नहीं था। मैंने है इस्तेमाल नहीं किया। था। बिफोर 2011 आप विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, केवल टिक कर सकते थे। तो आप लोगों के मन में गलतफहमी फैल गई कि हम टिक करके पास हो जाएंगे, यानी तुक्का मार के, जिसको लोग कहते हैं, पास हो जाएंगे। 2011 से सीसेट आ गया, और सीसेट आते ही तमाम नुक्कड़ नाटकों की भरमार शुरू हो गई। ये नुक्कड़ नाटक यानी गली मोहल्ले कोई भी पढ़ाने लगा, क्योंकि इसमें एक शब्द जो आ गया, इस शब्द ने कहर ढा दिया, एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड ने जितना नुकसान किया है कैंडिडेट्स का और जितना फायदा किया है कोचिंग्स का, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। पहले हर कोई आईएएस की तैयारी कराने से घबराता था। भाई मेरी दम नहीं है, मैं आईएएस तैयारी नहीं करा पाऊंगा, ये सोचते थे लोग। एसएससी करा लूंगा, लोअर सबॉर्डिनेट ज़्यादा से ज़्यादा करा लूंगा, आईएएस पीसीएस की हिम्मत नहीं थी लोगों की। जैसे ही एप्टीट्यूड आया, तो जो मैनेजमेंट की तैयारी करा रहे थे, जो
बीएड की करा रहे थे, जो क्लरिकल करा रहे थे, दरोगा भर्ती करा रहे थे, बैंक बीमा की करा रहे थे, सब ने जो है अपने नाम के आगे आईएएस पीसीएस भी लिख के टांग दिया। कैंडिडेट को यही नहीं पता कि एप्टीट्यूड होता क्या है। साइकोलॉजी किताब पढ़िए तो पता चलता है कि एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग मैथ्स नहीं है। सोचो 2011 के पहले भी तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, मैथ्स के क्वेश्चन आते, तब तो एप्टीट्यूड नहीं चिल्लाया जाता था। बिफोर 2011 पेपर उठा के देखिए, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस जो फर्स्ट पेपर होता है, मतलब जो जीएस का पेपर होता है, उसके अंदर आया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे एग्जाम्स में आते हैं। बट दीज आर नॉट डिसाइडिंग फैक्टर्स। अब क्या हुआ कि बड़े जोर शोर से प्रचार किया गया लोक सेवा आयोग की तरफ से, अब केवल वही आ पाएगा जिसके अंदर एप्टीट्यूड होगा। बिल्कुल सही कहा लोक सेवा आयोग ने। वही आना भी चाहिए जिसमें एप्टीट्यूड हो। अगर आप दुबले पतले शरीर के हैं, 1.5 पसली के हैं, और आपके शरीर में दम नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें भारी भारी वजन उठाना हो, बोरे उठाने हो और पटक के इधर से उधर डालने हो, पल्लेदारी जैसा काम। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप देख के ही कहेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, क्योंकि ये वजन उठाने का काम है और मेरे शरीर में इतनी दम नहीं है कि ये वजन मैं उठा पाऊँ। या तो आप बॉडी बिल्डिंग करके इस लायक बन जाएं कि आप वो वजन उठा पाएं, और नहीं तो आप छोड़ देंगे। एप्टीट्यूड एग्जाम लागू करने का यही उद्देश्य था लोक सेवा आयोग का, कि जिनके अंदर प्रशासनिक अधिकारी बनने का कोई एप्टीट्यूड नहीं है, वो इस एग्जाम में न बैठे। अब ये छांटने का तरीका क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट कर लिया जाए जरा। एप्टीट्यूड टेस्ट करने का तरीका क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड के प्रश्न डाले जाएं, जिससे कि जो है लोग छट जाएं, जिनमें एप्टीट्यूड हो वो आ सके। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कहाँ जरूरत है रीजनिंग की और कहाँ जरूरत है मैथ्स की? रीजनिंग इज नॉट डिसीजन मेकिंग। इसलिए लोक सेवा आयोग ने कुछ वे नई चीजें रखी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर में, जो कि पहले कभी नहीं पूछी गई थी। रीजनिंग तो पहले भी पूछा जाता था और थोड़ा बहुत मैथ्स पहले भी आता था, उस मैथ्स को उससे भी कम कर दिया, 10th लेवल का कर दिया। ये सोचा कि एक आईएएस के लिए मैथ्स की क्या जरूरत है, मेंस से मैथ्स हटा दिया। ध्यान दीजिए इस बात पर, मेंस से टोटली मैथ्स हटा दिया। और यूपी पीसीएस भी अब आईएएस के पैटर्न पर होने जा रहा है, तो मेंस से मैथ्स हट जाना है। आज मेरा वीडियो है, ये आज की डेट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रिलिमिनरी एग्जाम हो रहा है तब मैं ये बात कह रहा हूं। तो पीसीएस से भी यही होने वाला है, यूपी पीसीएस से, तमाम सारे स्टेट के, राजस्थान पीसीएस देख लीजिए, मध्य प्रदेश देखिए, आईएएस के पैटर्न पर कर दिया। मेंस से मैथ्स हटाया क्यों यूपीएससी ने? क्योंकि एक आईएएस आईपीएस आईआरएस वगैरह को मैथ्स की क्या जरूरत है? इतना सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है मैथ्स के लिए, उसे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो ये कैलकुलेट करे निकाल के? और डिसीजन जो प्रशासनिक लिए जाते हैं, इस घटिया रीजनिंग से नहीं लिए जाते कि प्रत्येक बंदर एक बिल्ली है, प्रत्येक बिल्ली एक कुत्ता है, प्रत्येक कुत्ता एक गधा है और प्रत्येक गधा एक पेन है, तो फिर प्रत्येक बंदर पेन हुआ या नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन से डिसीजन नहीं लिए जाते। ये निहायत घटिया रीजनिंग है, निहायत घटिया, और बहुत छोटे एग्जाम्स के लिए है। ऐसे प्रश्न आज भी लोक सेवा आयोग अगर पूछता है तो इसलिए पूछता है, ये टेस्ट करने के लिए कि ये पढ़ने वाले कौन हैं जो गलती से आ गए हैं यहाँ आईएएस बनने के लिए, इनको हटाओ, बाहर करो। क्योंकि ये क्वालिफाइंग हो गया एग्जाम, और जो लोग इन प्रश्नों में उलझे रहते हैं कभी क्वालिफाई नहीं करते। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। स्वयं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ ऑथेंटिसिटी है कुछ कहने की, यूं ही नहीं हवा में नहीं हाँक रहा हूँ। लोक सेवा आयोग के तमाम मेंबर्स मेरे फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, और लोक सेवा आयोग के उच्च पदाधिकारी मेरे फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए किसी ऑथेंटिक वे में बात कर रहा हूँ। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अभी आप जीएस का 4th पेपर का सिलेबस उठाइए और वहां पे लास्ट में एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, केस स्टडी के ऊपर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। जगह बतानी पड़ती क्योंकि आप लोगों को मिलता नहीं बहुत बार। तो एप्टीट्यूड के आगे पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्विस डैश डैश डैश, आगे जो भी कुछ लिखा है उसको पढ़ लीजिए। कहीं रीजनिंग मैथ्स नहीं लिखा हुआ है। कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, एम्पैथी, सिंपैथी, फलाना ढिमाका, ये वो, नॉन पार्टीजनशिप वगैरह सब कुछ है, लेकिन रीजनिंग मैथ्स नहीं। शब्द की परिभाषा थोड़ी बदल जाएगी, प्री में अलग परिभाषा, मेंस में अलग परिभाषा, ऐसा नहीं। एप्टीट्यूड वही है। लोक सेवा आयोग का मतलब था
कि जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं है, जो कम्युनिकेट करना नहीं जानते, संचार नहीं जानते, अंतर्वैयक्तिक कौशल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं जानते, लीडरशिप नहीं जानते, डेटा को इंटरप्रेट करना नहीं जानते, उन्हें इस परीक्षा को देने का कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने ये 5 चीज़ें नहीं डाल दी जो पहले कभी नहीं थी। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब डाल दिया। मैथ्स को कम कर दिया, मेंस से हटा दिया टोटली, रीजनिंग नाम मात्र के लिए जो है वो रख दी बस। डिसीजन मेकिंग पर 3-4 साल क्वेश्चन आए लगातार, पता नहीं किस दबाव की वजह से, किस कारण से पिछले 2-3 साल से प्रश्न नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग ही तो मेन चीज़ है। जो लोग सेवा आयोग में पता नहीं क्यों, उसको ये मत सोचिए कि नहीं आ रहे तो सिलेबस से हट गया, जी नहीं। कभी कभी फर्स्ट पेपर में संविधान से 2 क्वेश्चन आए, किसी साल 25 क्वेश्चन आए, किसी साल इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आए, किसी साल 30 क्वेश्चन आए। तो ऐसे ही है कि अभी डिसीजन मेकिंग पर नहीं आ रहे क्वेश्चन तो कहो इकट्ठे आ जाएं 10-15, कोई ठिकाना नहीं। तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपको पढ़ना है वो सारी चीजें। तो प्रक्रिया ये है कि आपका एप्टीट्यूड एक ऑफिसर लाइक है कि नहीं। मेरे तमाम वीडियोस हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी पर, वेदर यू हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटी और नॉट। आपके अंदर अधिकारी उचित गुण हैं या नहीं। यदि आपके अंदर क्लर्कोचित गुण हैं, बुरा मत मानिए, क्लर्क का मतलब कोई बुराई करना नहीं है यहाँ पे। मैं चूंकि आईएएस के लिए गाइड कर रहा हूँ, पीसीएस के लिए गाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसी की बात करूंगा। अगर आपके अंदर लिपिकोचित गुण हैं, क्लर्क जैसे गुण हैं, तो आप उसी एग्जाम में तुरंत सफल हो जाएंगे। वो परीक्षा आईएएस होने की सीढ़ी नहीं है कि आप सोचे पहले एसएससी कर लूंगा और फिर आपके अंदर इंस्पेक्टर होने के गुण हैं तो आप इंस्पेक्टर बड़े आराम से हो सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके के बल पर, वो जीके होती है महोदय, जीएस नहीं होती, जनरल स्टडीज नहीं होती है, जनरल नॉलेज होती है। ये स्टडी है, स्टडी थोड़ा गहरी होती है मैं, और जरा अंदर तक होती है, गहराई तक होती है। इसके अंदर मैंने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं की, आप वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ जो अभी पिछले किसी वीडियो मैंने नहीं बताई है, इसको ध्यान दीजिए। क्योंकि आज मैंने क्लास में कही थी तो मुझे ध्यान आया कि मैं अपने इन बच्चों को भी बता दूं, और फादर्स डे पर ये चीज़ अपने पुत्र पुत्रियों को बताना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे पुत्र पुत्री हैं, उसी समान में मानता हूँ। आपकी उम्र वही है, आपके गुण भी वही हैं, और आपके अनुभव भी वही हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना अपना फर्ज समझता हूँ। देखिए, मेंस एग्जाम जो है वो मुख्य परीक्षा जो होती है वो रिटन इंटरव्यू है, ये जरूर ध्यान रखिए। ये परीक्षा ऐसी नहीं होती कि 4 क्वेश्चन में इतने नंबर मिल गए, 5वां आपने सही नहीं लिखा तो 5वें कट गए। पूरा एक आपका इमेज बनाया जाता है, उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। स्केलिंग पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और स्केलिंग से ज़्यादा वाहियात प्रोसेस कोई नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते उसको मेज़र करने का प्रयास किया जाता है, और स्केलिंग हट तभी सकती है जब सारे सब्जेक्ट हट जाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाएंगे, तभी हटेगी। मेरी बद्दुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाने चाहिए, एग्जैक्टली ये बद्दुआ उन लोगों के प्रति है जिनका धंधा पानी चलता है इन चीज़ों से। ये बद्दुआ आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 10 पेपर आप दीजिए, यूपीएससी के 10 पेपर्स, मेरे मुख से निकली हुई बात यह है, आप देख लीजिएगा सत्य होती है कि नहीं होती है। 10 पेपर आप दीजिए और वो 10 पेपर्स, और आप ऑप्शनल मत दीजिए, देखिए आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। अगर आप डिजर्व करते हैं डेफिनेटली यू विल डू। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर मुख्य परीक्षा को आप इस रूप में लें कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप मेरे इन विचारों को मान लें तो बेहतर है। भले ही आप उस कैटेगरी में आते हैं, कई साल से परीक्षा दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, और अपने अंदर आप जेलसी फील करते हैं मेरे प्रति और नेगेटिव कमेंट करते हैं, तब भी मेरी बात मान लें, आपका भला हो जाएगा। मैंने ब्लॉक भले ही कर रखा हो, आप कमेंट भले ही ना कर सकते हो, लेकिन मेरी बात मान लेंगे तो आपका फायदा ही होगा। पहली बात, सरकार की आलोचना ना करें कभी। दूसरी बात, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद न करें। संविधान के आर्टिकल 15, 16, 14 सब पूरी तरह मानें। किसी भी आधार पर 22 फैक्टर मत दिखाएं। आप सरकारी सेवा करने जा रहे हैं, माने जनता की सेवा करने जा रहे हैं, जनता के सेवक के तौर पर सामने आए। दूसरी बात यह है, कोटेशंस ना लिखें निबंधों में, दोहे चौपाइयां ना लिखें निबंधों में, बहुत अच्छी बात होगी।
नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पैराग्राफ छोटे छोटे लिखें, अपने विचार अद्भुत ढंग से रखें, यूनिक थॉट लिखें। एक बात याद रखिए मेरी, हमेशा अंडरलाइन करके रख लीजिए, सफल वो होता है जो दूसरों से भिन्न होता है। अगर आप दूसरों के अनुसार चलेंगे तो सफल नहीं। आप लोग ज़्यादातर मारे जाते हैं किस लिए कि आपके मन में एक भाव बहुत ज़्यादा तैरता रहता है। लोग ऐसा कहते हैं, सर आप ये कहते हैं कि एनसीईआरटी 6 से 12 तक नहीं पढ़नी है, लेकिन लोग तो ये कहते हैं। आप लोगों की परवाह करिए। इन लोगों में कुछ आईएएस अधिकारी भी शामिल हो गए हैं जो हाल ही हाल में चयन हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। वो क्यों कहते हैं? वो आईएएस हैं, कोई मजाक नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि आप लोगों में से बहुत से लोग डिजर्व करते हैं यही बताना कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। वो आपका परीक्षण करते हैं कि देखें 6 से 12 तक की पढ़ने के बाद ये कहाँ तक टिकता है। अगर अगर ये देखेगा तो इसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि ज़रूरत नहीं है। इतने बचकाने ज्ञान की, इतने छोटे स्तर के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आईएएस का एग्ज़ाम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इतना भी नहीं जानते कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो ये जो भी आईएएस आपको सजेस्ट करते हैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, वो इसीलिए करते हैं कि आप उनको पढ़ने में लगे रहिए पहले, और अगर आप टिक गए आगे तो आप इस बनने लायक हैं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, और कोई बात नहीं। तो मुख्य परीक्षा जो है उसको मेरे अनुसार आप ध्यान दें इस बात पर कि आपको रिटन इंटरव्यू के तौर पर देना है। यू आर जस्ट बिफोर द एग्जामिनर एज द इंटरव्यू बोर्ड, ही इज एक्टिंग एज द इंटरव्यू बोर्ड एंड यू आर द कैंडिडेट बिफोर हिम। तो आप बड़े सतर्कता से ध्यान रखें, अच्छे कपड़े पहने। अब आप सोच चौंक गए होंगे कि मेंस एग्जाम में कपड़े का क्या महत्व, क्या वो देख रहा है, कैमरा लगा है? यस, कपड़े का मतलब है यहाँ हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग इतनी ठीक होनी चाहिए, उसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इतनी अधिक ठीक होनी चाहिए, केवल इतनी अधिक कि वो अच्छे से पढ़ सके। बुजुर्ग आदमी चेक करते हैं, चश्मे लगे होते हैं, थोड़ा उन पर रहम करो। इतना गंदा लिखोगे, वो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, इतना गंदा लिखोगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो तुम्हारा भाव ट्रांसफर नहीं होगा। यू डोंट नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो होता है कि जब तुम किसी के सामने प्रस्तुत होते हो तो वो तुम्हारी हर बात समझ ले। समझाने के लिए भाषा अच्छी होनी चाहिए, तो वो भाषा ठीक होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो मेरे अगर इन फंडामेंटल्स पर अमल करोगे तो मेंस परीक्षा में कभी नहीं रहोगे, और अगर बाकी फंडामेंटल्स पर अमल करोगे तो इंटरव्यू में भी कभी नहीं रहोगे। जब आप मेंस और इंटरव्यू के लिए फुल्ली तैयार होते हैं तो प्री तो फ्री है, प्री तो अपने आप निकल जाता है, 2 के साथ 1 फ्री है। इसलिए ज़रा ये जेलसी वगैरह मन से निकाल के अपने से वरिष्ठ, अपने से अधिक ज्ञानवान, अपने से अधिक अनुभवी की बातों पर अगर अमल कर लिया जाए तो लाभ होता है हमेशा। जलने से कोई लाभ नहीं होता। खैर, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ जो जलते तो हैं ही नहीं, बिल्कुल मेरे पट्ट शिष्य हैं बिल्कुल। मैं 33,000 शिष्य हैं जो, मैं उनमें से मैं उन्हीं से बात करता हूँ, लेकिन बीच में उनको भी मैं कह देता हूँ कि आप अगर मान लेंगे तो आप निकल जाएंगे, तो आप जीवन भर याद रखेंगे कि आपने मेरी बात समझ ली और सुन ली। देखिए, जब आप लोग की बात कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो आप मेजॉरिटी की बात कहते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो असफल लोगों की। 11 लाख बैठे, 1100 पास हुए, लास्ट में जाके कितने निकलते हैं? 1100 लगभग, कभी 900, कभी 1000। तो बैठने वाले तो 10 लाख 11 लाख हैं। तो जो लोग हैं वो कौन है? फेल। तो यानी आप फेल लोगों द्वारा बनाए गए क्लाउड से छन के जो बादल बरस रहा है उस पर बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में वो लोग नहीं आते। आज से 3 साल पहले तक कोई आईएएस यूट्यूब पर नहीं था कि जो ये बताए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सारे लोग अपनी अपनी नौकरी करना शुरू कर देते हैं। भला हो यूट्यूब का कि सफल लोग भी इस पर आ गए हैं और आपसे शेयर करने लगे हैं कुछ चीज़ें। जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपको ऑथेंटिक मिलता है, ज्ञान मिलता है। अभी गौरव अग्रवाल अपने किसी वीडियो में कह रहे थे कि उनको लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा। मतलब आश्चर्य है, जो इंसान आपके सामने आईएएस बन के निकल रहा है उसको आप बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानों पर हमला हो जाता है, जिनकी दुकानें जो उल्लू बना बना के चला रहे हैं, तो उन पर हमला होता है। एक सबसे बड़ा हमला ये है कि जब मैं आपको कहता हूं SBBNR फार्मूला, SBBNR का मतलब है कंप्लीट सिलेबस। आप पूरा सिलेबस तैयार करिए, सारी बुक्स खरीदिए, सारे बैक ईयर पेपर पढ़िए और सारे नोट्स बनाइए और सारा रिवीजन करिए। तो ऐसे में जो आपको रीजनिंग मैथ्स पढ़ा के खाली छुट्टी कर देते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। वही कहते हैं आई डैम केयर। लेकिन तुम क्यों परवाह करते हो? तुम्हें भी तो सोचना चाहिए
कि जब सिलेबस पूरा नहीं करोगे तो क्या आईएएस बन जाओगे? आईएएस बनना मजाक नहीं, तुक्के में नहीं बनता कोई, पढ़ने वाले बनते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो है वो किस प्रकार की है? रिटन इंटरव्यू। इसमें आप ड्रेसअप होते हैं, अच्छी सी ड्रेस में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब ड्रेस का मतलब कपड़े नहीं है, इसका मतलब अच्छी हैंडराइटिंग है, अच्छी वेशभूषा। यहाँ पर अच्छे वस्त्र, अच्छे शब्द हैं और अच्छी हैंडराइटिंग। आप अच्छे शब्द प्रयोग करें, कठिन नहीं। अभी आपको जो शब्द कठिन लगते हैं वास्तव में वही अच्छे हैं। अच्छे शब्द जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो अच्छे शब्द प्रयोग करिए। जैसे कि आप अच्छी ड्रेस तो पहने हो लेकिन फुहड़पन से अगर बात करते हो, ऐसे ही आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन शब्द बड़े बेकार हैं। शब्द उचित इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मूल अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंधन आरोपित किए जाते हैं तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर प्रख्यापित है तो प्रख्यापित ही सही शब्द है, प्रमलगेट है तो प्रमलगेट ही सही शब्द है। अगर आप उसकी जगह काम चलाऊ शब्द लिखेंगे तो वो शब्द शोभा नहीं देगा, एग्जामिनर के मन में वो भाव पैदा नहीं होगा जिससे कि बेहतर नंबर मिलते हैं। जब एक आईएएस सक्सेसफुल नए नए जो हुए हैं अभी, उन्हें आपकी मेंटेलिटी नहीं पता। टीचिंग इज डिफरेंट। अपने आप सेलेक्ट हो जाना एक अलग बात है और टीचिंग करना अलग बात है। 17 साल से पढ़ा रहा हूं, इसी 21 जून को 21 जून को 17 साल हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, उनको नहीं पता होता। और चूंकि मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसीलिए ये चीजें मैं समझाता हूं। वो केवल गाइड करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आपकी एक्चुअली मेंटेलिटी क्या है, आप सोचते किस प्रकार हो। मुझे पता है कि एक स्टूडेंट कैसे सोचता है, तो उसे किस ढंग से बताना, किस ढंग से समझाना। तो ये ध्यान रखिए कि जब एक नया नया निकला हुआ आईएएस कहता है कि जितना सरल लिखोगे, जितना सिंपल लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, तो आप गलतफहमी में पड़ जाते हैं। वो सरल और सिंपल मैंने एक अन्य वीडियो में भी बताया है, वो सरल और सिंपल स्टैंडर्ड कानून की भाषा है, स्टैंडर्ड प्रशासन की भाषा है। चाहे वो लोक प्रशासन हो, चाहे समाजशास्त्र हो, हर किसी की अपनी एक टेक्निकल जार्गन होती है, वो होती है। हाँ, ये जरूर है कि आपको अगर ये कहना है कि सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है तो इसको आप ये नहीं कहेंगे शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, संस्कृत में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप कम से कम सही शब्दों का प्रयोग तो करें, ये जरूर है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, मुहावरे कहावतों का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कठिन जटिलता जबरदस्ती नहीं डालेंगे, लेकिन जो उसके अंदर शब्दावली आनी चाहिए, जो टेक्निकल जार्गन है, वो तो करना पड़ेगा प्रयोग। तो इसलिए वही सिंपल भाषा है, वही सरल भाषा है। वो लोग जो कहते हैं तो उन्हें नहीं पता कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, उन्हें नहीं पता कि आप सरलता के खोजी हैं और सरलता के चक्कर में आप पढ़ना नहीं चाहते। आप लोगों की वीडियो इसलिए देखते हैं कि लोग आपको शॉर्टकट बता दें। हमारे चैनल कई लोग पूछते हैं, सर एक किताब बता दीजिए आईएएस की। आईएएस 30 40 50 किताबों से होते हैं, एक किताब से नहीं होते हैं। तो आप खोजते हैं शॉर्टकट, इसीलिए आप गाइड बुक्स खरीदते हैं कि गाइड बुक्स में क्या होता है, इतनी मोटी किताब इतने में कन्वर्ट हो गई। अगर आपने इग्नू की एक किताब खरीदी, इग्नू बेस्ट है मटेरियल के तौर पर, इग्नू कोई किताब खरीदी आपने और उस किताब से आपने अंडरलाइन कर करके नोट्स बनाए तो वो नोट्स आपको याद हो गए। लेकिन आपने इग्नू के आधार पर बनाया हुआ मटेरियल बाजार से खरीद लिया, बहुत सारे मटेरियल इतने घटिया हैं, इतनी मिस्टेक्स हैं उनके अंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। उन्हें नोट्स बनाना नहीं आता है, जिन लोगों को जिम्मे कर रखा है उन्होंने। ऐसे ही एनसीईआरटी के लिए आता है, तमाम मिलेंगे आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का जिस्ट। अरे वो जिस्ट तुमने तैयार किया होता है, ठीक था, वो भी मैं हमेशा कहता हूँ 11 12 ओनली, नॉट 6 to 12। इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, मैं कमेंट्स में इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करता। ये मेरा विचार है और सक्सेसफुल विचार है। मेरे कोई स्टूडेंट, जितने लोग आईएएस आईपीएस पीसीएस हुए हैं, सब कोई 6 से 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, ना मैं पढ़ाता हूँ ना मैं देता हूँ। तो इसलिए इस पर कोई आर्गुमेंट मैं पसंद नहीं करता। आपको करना है वो करिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कई बार स्ट्रिक्ट देखता हूँ आपको यहाँ पर। कई बार मेरे बच्चे यहाँ कहते हैं जो पढ़ते हैं कि सर आप यूट्यूब पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैंने कहा यही तो एंटी एडवर्टीजमेंट है, एंटी प्रोफेशनल एटीट्यूड है मेरा। वरना मैं यूट्यूब पर तो मैं कस्टमर केयर बना रहा हूँ, यस सर आइए सर, आइए सर, यहाँ आइए, वो तो मैं नहीं रहता। इस यूट्यूब पर मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। अभी बीच में 2 लोगों को डांट चुका हूँ। जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो पे आप मेरा नंबर लेते हैं और आप इसी समय मुझे कॉल करते हैं बार बार, और जब फ़ोन नहीं उठता तो बार बार आप करके रह जाते हैं। कर्टसी नहीं है क्या? जब कोई व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता है, इसका मतलब वो साइलेंट किए होगा, आपने मुसीबत कर दी कॉल कर करके।
हरदोई से बोल रहा हूँ और फलानी जगह से बोल रहा हूँ, एक वीडियो मैंने देखा है और आप कोचिंग के लिए बता दीजिए। यार कम से कम देखो तो, उसमें लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा है कॉलिंग टाइम 4 to 5 PM है। मुझे क्रोध आता है ऐसे लोगों पर जो इतना भी नहीं देख पाते, तो आईएएस की तैयारी क्या करेंगे। मैंने मना कर दिया, मैं आई एम नॉट गिविंग यू एडमिशन, क्लियर कट, सीधी बात। बात यह ना कि आप कम से कम, मैं इसीलिए स्ट्रिक्ट हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये करियर बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका बॉस इतना स्ट्रिक्ट होगा, रो दोगे। अगर अगर कायदे की जीवन आप नहीं बिताओगे, पहली बात तो पास ही नहीं होगे, और अगर कायदे की स्टडी लाइफ आपकी नहीं है तो निकल तो पाते ही नहीं, और अगर निकल भी गए तो बॉस के अंडर में रो दोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं तो तपाता हूं, खरा सोना बनाता हूं। उस तपने के लिए जो तैयार होता है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, मेरे चैनल पर वही आए जिसे इस पीड़ा में आनंद है, कभी कभी डांट देता हूं उसमें। पीड़ा में आनंद जिसे हो, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़ के चला चल, जो SBBNR फार्मूला बताए, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, ना मेरी ना उसकी, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। बिल्कुल आप इस फार्मूले पे अमल करते रहो, निकल जाओगे। लेकिन इसके लिए आपके लिए जरूरी है आपके पास सारी पुस्तकें हों, सारा सिलेबस आपने पढ़ा हो, सारे बैक ईयर पेपर पढ़े हों, पूरे नोट्स बनाए हों। मैंने 2-3 वीडियो हैं नोट्स कैसे बनाए, इससे ज़्यादा वीडियो की जरूरत भी नहीं है। कि अगर 2-3 नोट्स वीडियोस में भी नहीं आया नोट्स बनाना, तो भैया तुम्हारे बस का भी नहीं है, छोड़ ही दो फिर तो इसलिए उतना ही बहुत होता है। प्लेलिस्ट है बाकायदा, आप लोगों को दिखती नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी भेजी किसी को। प्लेलिस्ट साफ साफ ऊपर लिखा रहता है प्लेलिस्ट है, उसके अंदर प्लेलिस्ट में बाकायदा हेडिंग्स बने हुए हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्टें दूसरे चैनल पर भी शेयर कर दी हैं कि भाई कोई यहाँ ना देखे तो वहाँ देखे। आनंद प्रदीक्षित फैन क्लब पर भी शेयर कर दी हैं, जिससे वहाँ देख लो। 5,000 लोग देख चुके हैं, फेसबुक बता रहा है 5,000 लोग देख चुके हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी ने देखी हो, क्योंकि यहाँ तो क्लिक्स दिखाई नहीं दे रहे मुझे। तो अगर ऐसे आंख बंद करके चलोगे भाई मेरे बच्चों मेरे, तो कैसे काम चलेगा। मैं बस एक ही बात कहूंगा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि आप गलत और सही का भेद कर सकें, गलत लोगों के चंगुल से बच सकें, पैसा ऐंठने वालों के चंगुल से बच सकें। और मेरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह मत पूछा करिए, पहले मेरे वीडियो देख लीजिए, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। शिखराई इस अकेडमी में ऑलमोस्ट सीटें ख़त्म हैं। आज की डेट में पूरा क्लास मेरा लगभग भरा हुआ था, मैं भूल गया था फ़ोटो डालना। मैं बताना चाह रहा था कि आज की डेट में ये सब यहाँ बैठे हैं जब आज एग्ज़ाम चल रहा है, इसका मतलब मेरे क्लास का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। नेचुरल है, जब मेरे बैच में जो लोग हैं वो 15 महीने पढ़ेंगे तब एग्ज़ाम देने लायक होंगे ना। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि बहुत से नादान लोग हर समय तुरंत एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला नहीं, सर आपके यहाँ रिजल्ट क्या रहा, इस इरादे से पूछते हैं कि देखें क्या बताते हैं कितने निकले। मुझे क्या पता क्या रहा, हाउ कैन आई टेल। जब मेरे बच्चे, आज पूरा क्लास भरा हुआ है, शाम को भी भरा रहेगा, और ये लोग एग्जाम नहीं दे रहे, जब ये एग्जाम नहीं दे रहे, तो अगले साल अगर आप पूछोगे तो मैं किसको बताऊंगा कौन निकला। निकलने वाले तो वो होंगे जो पिछले सालों में पढ़ चुके हैं और जो एग्जाम देने आज गए होंगे। इतनी कर्टसी तो मुझे इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देती कहीं कि आज किसी ने भी फोन करके ये कहा हो, 1-2 लोगों को छोड़कर, कि सर मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। नो। हालांकि मेरे आशीर्वाद में कोई दम वम है नहीं, मैं बताऊं। लेकिन तो मैं रोल नंबर पूछ लेता ना, इस डर से नहीं बात करते हैं कि मैं रोल नंबर पूछ लेता कि भाई रोल नंबर बता दो। किसी ने नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि रोल नंबर पूछता तो अगर पास फेल होते तो बाद में मुंह लटकाना पड़ता सामने, अगर पास नहीं होते। अब मुझे बताओ, तुम बताओ मुझे, तुम जो व्यूअर्स हो मेरे, जो तुम में से भी बहुत लोगों ने पूछा, मैंने ब्लॉक कर दिया कई लोगों को कि सर आपका रिजल्ट क्या रहा। नहीं रहा भाई, कुछ नहीं रहा रिजल्ट, अखबारों में निकला है सारी बातें। 10 सिलेक्शंस का रिजल्ट निकला हुआ, उसके बाद 4 ने और फोन किया सर मेरा भी हो गया। लेकिन चलो मैं कहता हूँ नहीं निकला, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं खुद IAS हूँ, 4 बार PCS में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ और मुफ्त पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए। मेरा कोई निकला हो ना निकला हो, तुमसे मतलब। अगर तुम मेरे यहाँ पढ़ने आओ तो पूछ लो, पूरा भरा पड़ा है, पूरे जीने में सारे फोटो लगे हुए हैं, सब अखबारों की न्यूज़ लगी हुई है, फेसबुक पर न्यूज़ लगी है, प्रोस्पेक्टस भेजता हूँ उसके अंदर न्यूज़ लगी हुई है। तब ठीक है, यू कैन आस्क, बट मैं तुम्हें मुफ्त पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, तो मेरे बीच तुम्हारे बीच में सिलेक्शन का रिश्ता कहाँ से आ गया। हाउ कैन आई टेल दोज पीपल हु आर सेलेक्टेड, हाउ कैन आई टेल मी द मैकेनिज्म। आज की डेट में जितने लोग बैठे हैं वो यहाँ हैं मौजूद एग्जाम के टाइम पर, तो वो अगले साल भी एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, 15 महीने पूरे नहीं होंगे।
इसका मतलब वो अगले से अगले साल एग्जाम देंगे। 2018 में अपने रिस्क पे भले दें तो मुझे बताएंगे भी नहीं, 2019 में एग्जाम देंगे, तब तक गुरुजी को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और मुझे उनका रोल नंबर पता होता है कि नहीं होता, मैं क्या बताऊंगा। इसके एक साल बाद जाके मेंस आएगा 2020 में। 2020 में आज की डेट में जो पढ़ने वाले हैं उनका रिजल्ट 2020 में आएगा। 2020 में आप मुझसे पूछें आपके कितने लोग निकले, मैं क्या बताऊंगा कितने लोग निकले। मेरे पास सपने आ रहे हैं क्या कि डाउनलोड हो रहा है कि कौन निकल रहा है। हाँ, उत्कर्ष में हमारे यहाँ रिकॉर्ड रहता है कानपुर में, तो तुरंत तुरंत पता लगता है। जितने लोग तत्काल मालूम होता है, हमारे मॉक इंटरव्यू करते हैं, उनमें से फौरन पता रहता है, अखबार में छाप दिया जाता है, दैट्स ऑल। हमारे भी होते हैं उसमें, गाजियाबाद से भी और वहाँ के भी होते हैं। लेकिन ये मान्यवर जितने आज यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी कृपा होगी अगर ये बता देंगे उस समय कि सर मेरा हो गया। ऐसे 4 लोगों ने मुझे बाद में सूचित किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा तुम्हारा रिश्ता फ्री का रिश्ता है। मैं फ्री पढ़ाने के लिए बैठा हूं, फ्री पढ़ते रहो। और उस फ्री में कोई क्वालिटी को कम नहीं किया जा रहा कहीं से भी। ये नहीं कहा जा रहा इतना पढ़ के फिर यहाँ आ जाओ आके पढ़ने के लिए, ये नहीं कहा जा रहा। हर बात पे ये कहा जाता है यहाँ मत आओ। मेरे सारे फ्री वीडियो देख लोगे, कल्याण हो जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। मुझे बताओ या ना बताओ, सिलेक्शन हो जाएगा। और भीड़ के चक्कर में पड़े रहोगे तो भीड़ तो भेड़ है और भीड़ तो फेल है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यू हैव टू सेलेक्ट वेदर द माइनॉरिटी ऑफ माइंड, कि थोड़ी से लोग जो होते हैं सफल, और मेजॉरिटी ऑफ द सुपर फेल्स जो कभी पास नहीं हुए। जिनको चुनना हो चुन लो। अब ये मीन में कहां से आ गया बीच में, कितने निकले कितने नहीं निकले, इससे मुझे क्या करना। पढ़ोगे तो निकलोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलोगे, सिंपल सी बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर सद्बुद्धि दें।